राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने साइंस की एक T20 सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हम डेली 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है, हमारा जो फिजिक्स का सेक्शन हमने किया था, जिसमें हमने 17-18 वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो उन वीडियो का निचोड़ कह सकते हैं हम इन क्वेश्चन सीरीज को। उन वीडियो से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, या एग्जामिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन उन वीडियो से बन सकते हैं, या फिजिक्स के जिस सेक्शन से क्वेश्चन उठ सकते हैं, वो सब इस सीरीज़ के माध्यम से हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा समय आपका ना लगाते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है मोल, ऑप्शन डी है केल्विन। तो जो लेंस रहता है, इसकी पावर को मेजर किया जाता है डायोप्टर में, जिसे डी के साथ डिनोट किया जाता है। और डी क्या होता है? 1/f होता है। और ये f जो रहता है, ये होता है फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक, उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। तो दोस्तों, जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ है, वो सूर्य से आने वाली हीट वेव्स है, जो रेडिएशन की फॉर्म में हमें सूर्य से प्राप्त होती हैं, तो उनको बहुत ही एफिशिएंट वे से अब्जॉर्व करता है और उतने ही एफिशिएंट वे से रेडिएट भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन सी, उष्मा की अच्छी अवशोषक है और अच्छी ही विकिरक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान खालिस्तान दिया है में पानी को विस्थापित कर देता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसका कोई वेट है, किसी पानी के कुंड में लगा लो, या स्विमिंग पूल, या कुछ भी पानी का बर्तन है, उसमें अगर हम उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जितना उसका वॉल्यूम है ना, उसके उतने ही सेम अमाउंट का जो वाटर रहेगा उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आयतन। यानी वो समान आयतन के, जितना आयतन उसका बॉडी का है, या उस ऑब्जेक्ट का जितना आयतन रहता है, उतने ही आयतन के समान पानी को वो डिस्प्लेस कर देता है, यानी विस्थापित कर देता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सदा एक वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो उत्तल दर्पण ही बनाता है इस प्रकार के प्रतिबिंब। और उत्तल दर्पण की एक और ख़ास बात है कि ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो बनते हैं वो उत्तल दर्पण से बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस किससे बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेंस आप सभी को पता है कि ग्लास या कांच से बनता है, लेकिन यहाँ पर कांच के कौन से प्रकार से बनता है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी है फ्लिंट कांच, ऑप्शन सी है साधारण कांच, ऑप्शन डी है कोबाल्ट कांच। तो जो लेंस बनता है ना, वो फ्लिंट कांच से बनता है, यानी फ्लिंट ग्लास से बनता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है नरेंद्र कंपानी जी ने किया था। और ये नाम से आपको दिख रहा होगा कि इंडिया के हैं, लेकिन ये इंडिया के नहीं है, ये अमेरिका के हैं, लेकिन इंडियन बेस्ड है, यानी भारतीय मूल के हैं, लेकिन इनके पास जो नागरिकता है वो अमेरिका की है। और इन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है ऑप्टिकल फाइबर से कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस फिनोमिना पर काम करती है? तो ये करती है TIR पे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सिद्धांत होता है उस पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स करती है। और इसका आविष्कार नरेंद्र कंपानी जी ने किया था। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो अपनी जनरल नॉलेज के लिए ही सोचो कि नरेंद्र कंपानी जी है जो वो कौन से देश के हैं, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो अमेरिका के हैं, लेकिन इंडियन बेस्ड है, यानी भारतीय मूल के हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश तरंगे हैं। ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन डी है स्थिर विद्युत तरंगे। जो प्रकाश तरंगे रहती है, लाइट जो वेव्स रहती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रात में तारे चमकते हैं, क्या कारण होता है तारों के चमकने का? ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है अनेक अपवर्तनों के कारण, ऑप्शन बी है अनेक परावर्तनों के कारण, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो तारे जो चमकते हैं रात में, वो अपवर्तन के कारण चमकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण चमकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनेक अपवर्तनों के कारण। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरेज जो होती हैं उसकी खोज की थी रोंटगन ने। एक्सरेज जो ऑर्थो से संबंधित, यानी हड्डियों से संबंधित अगर कोई रोग हो गया है, तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास में जब जाता है, यानी हड्डियों के डॉक्टर के पास में जब जाता है,
तो वो डॉक्टर जो है आपको बोलेगा कि भाई एक्सरे करा के आओ। तो एक्सरे में क्या होगा, अंदर की जो हड्डी है उसका प्रारूप या उसकी जो शेप है वो एक फिल्म पे आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग देख पाता है कि हड्डी में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, कहीं हड्डी से टूटी हुई तो नहीं, या हड्डी की जो लंबाई है वो कहीं से बढ़ तो नहीं गई। तो और एक्सरेज है जो मेडिकल लाइन में बहुत इसके स्कोप हैं, बहुत जगह यूज भी किया जा रहा है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रोंटजन, विलियम कोनराड रोंटजन इसका पूरा नाम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसके ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो जो ठोस अवस्था में जो पदार्थ विद्युत प्रभावित करेगा तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ठोस अवस्था में होने के बावजूद भी विद्युत धारा को अपने में से गुजरने देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है? आप सभी को पता है कि गैल्वेनोमीटर का काम धारा किसी भी सर्किट में से जो धारा को मापने का काम किया जाता है वो गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चुंबक बनाने के लिए कुंडली का कोई प्रयोग नहीं होता, मतलब ऐसी कुंडली का प्रयोग नहीं होता जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो। ऑप्शन बी दिया है विद्युत मोटर बनाने के लिए। ऑप्शन सी है विद्युत जनरेटर बनाने के लिए। ऑप्शन डी है विद्युत वाट मापी बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में इस फिनोमिना का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत मोटर बनाने के लिए इस फिनोमिना का या इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का कुछ इस प्रकार से सिद्धांत रहता है। मान लो ये कोई कुंडली है, इसमें यहाँ पर मैग्नेट कुछ लगे होते हैं इसके चारों तरफ, और बीच में से एक कुंडली गुजारी जाती है। जब इस मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसके कारण जो कुंडली है, कुंडली में से जब करंट गुजारेंगे तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। तो इसके कारण जो आसपास के एरिया में चुंबकीय क्षेत्र बना है वो इस पे चारों तरफ से इक्वल अमाउंट में जो फोर्स इंड्यूस करेगा, उस फोर्स के कारण ये जो कुंडली रखी हुई है बीच में ये घूमने लग जाती है, और यही सिद्धांत विद्युत मोटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि ऑप्शन ए है बर्फ़ ठोस होती है पानी तरल। ये तो कोई मतलब बात लगी नहीं कि भाई बर्फ़ ठोस है और पानी तरल है तो उस पर ठोस चीज़ तैरेगी ही, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत होगा। ऑप्शन बी है बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत कम होता है। ऑप्शन सी है बर्फ़ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऑप्शन डी है बर्फ़ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी के ऊपर बर्फ़ जो है तैर जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? जो रेडियो वेव्स की अगर बात करें तो वो किसने किया था, आपको ये भी बताना है कमेंट में। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर रेडियो पूछा गया है किस कंपनी के द्वारा वो बनाया गया था, तो वो बताना है आपको, ना कि रेडियो वेव्स की किसने खोज की थी वो बताना है। तो क्वेश्चन जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है सोनी, बी है ग्राइंडिंग, सी है पैनासोनिक और डी है टेलस्ट्रा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार सोनी कंपनी ने किया था। जो आजकल जो सोनी कंपनी है इसके लैपटॉप वगैरह भी आते हैं, एलईडी मॉनिटर वगैरह भी आते हैं, फ़ोन भी आते थे, अभी तो चलो इतने पॉपुलर नहीं है इसके फ़ोन। कैमराज वगैरह में सोनी का बहुत अच्छा स्कोप रहा है। तो ट्रांजिस्टर रेडियो सबसे पहले सोनी कंपनी के द्वारा बनाया गया था। आप सभी को कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि रेडियो वेव्स की खोज किसने की थी सबसे पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया एक आंखों की बीमारी है, आंखों का एक दोष है जिसको रेक्टिफाई करने के लिए लेंस का यूज किया जाता है, और हमने अपने ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे से समझा था मायोपिया और हेट्रोमायोपिया के बारे में। तो मायोपिया का दूसरा नाम बताना है हमें क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्मीप दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है अबिंदुकता, ऑप्शन सी है जरा दूरदृष्टता, ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि। तो ऑप्शन ए जो है स्मीप दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम है मायोपिया का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुँचती हैं? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कौन सा मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्ट या फिर मोड ऑफ हिंदी में अगर बात करें हम, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, विकर्ण है, ऑप्शन बी चालन है, ऑप्शन सी संवहन है, ऑप्शन डी है विसरण। तो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं वो विकर्ण के द्वारा, यानी रेडिएशन जो प्रक्रिया है रेडिएशन के द्वारा ही आती हैं पृथ्वी पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
ऑप्शन ए बढ़ती है प्रकाश की गति, ऑप्शन बी घटती है प्रकाश की गति, ऑप्शन सी वैसी की वैसी रहती है, ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है यानी अचानक से कम हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि तापमान में अगर वृद्धि हो जाए यानी किसी भी मीडियम का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। आप सभी को पता है और हमने जो वेव्स वाला चैप्टर था उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर किन किन जो मीडियम्स में अगर कोई इफेक्ट हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव कर रहे हैं तो प्रकाश की जो गति है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो आपको पता है तापमान में अगर वृद्धि करे या घटाए तो प्रकाश की गति पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। जो इफेक्ट आता है वो आता है आपका साउंड वेव्स पर। अगर तापमान में वृद्धि होती है या तापमान में कमी कर दी जाए या ह्यूमिडिटी बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार के जो ये बदलाव करने से जो साउंड की वेव्स होती हैं उनके ऊपर इफेक्ट आता है, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रकाश की गति पर इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। तो प्रकाश की गति जो है वो वैसी की वैसी रहती है, तापमान को बढ़ाओ घटाओ उससे कोई मतलब नहीं, प्रकाश की जो गति है वो सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम चलते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका ऑप्शन ए प्रतिरोध कम हो, ऑप्शन बी गलनांक कम हो, ऑप्शन सी विशिष्ट घनत्व कम हो, ऑप्शन डी चालकत्व कम हो। तो जो घर में इलेक्ट्रिक सर्किट इंस्टॉल किए जाते हैं उनमें एक फ्यूज़ लगता है। फ्यूज़ का क्या काम होता है, अगर अचानक से लाइट तेज आ जाए या कम आ जाए तो जो लोड जनरेट होता है सर्किट में उस लोड के कारण हीट आपको पता है इलेक्ट्रिक्स वायर में डेवलप होंगी। उन हीट के कारण अपने जो उपकरण है या फिर वोल्टेज के अप डाउन होने से जो उपकरण है उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, या उपकरण आपने देखा कई बार ज़्यादा लाइट आ गई तो अपने बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, या कोई लगा लो फ्रिज चल रहा है तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है कि भाई वोल्टेज अप डाउन हो रही है अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके कारण होता है। तो ऐसे एक धातु के बने उपकरण को लगा दिया जाता है सर्किट में जिसे फ्यूज का नाम दिया जाता है, जिसका गलनांक हमेशा कम होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है, क्योंकि वो हीट होने के कारण फ्यूज जो है मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा और जो वोल्टेज का या इम्पैक्ट आने वाला है अपने विद्युत उपकरणों पे वो इससे मिनिमाइज हो जाता है। यानी जब सर्किट ही कट जाएगा तो उनके ऊपर लाइट पहुंच नहीं पाती और जो हमारे उपकरण है वो सेफ हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन क्या पूछता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को प्रवर्तित किया जाता है। फोटो सेल का यूज कहाँ किया जाता है, जो सोलर प्लेट लगी होती है ना उन प्लेट के अंदर फोटोवोल्टेइक सेल लगे होते हैं और इन फोटोवोल्टेइक सेल का क्या काम होता है, ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा विद्युत ऊर्जा में, यानी फोटो सेल जो होते हैं प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आ गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 20। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए परितारिका जिसे आइरिस का भी नाम दिया जाता है, ऑप्शन बी है पुतली, ऑप्शन सी है लेंस, ऑप्शन डी है पक्षमाभी पेशियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा आइरिस। आइरिस जो है वो कंट्रोल करता है आँख में आने वाले प्रकाश को। आप देखोगे कि अगर हम किसी ज़्यादा रोशनी वाले एरिया में बैठे हैं तो हमारी आंखें थोड़ी ज़्यादा खुली खुली सी होंगी और क्या होगा, जो पुतली है वो फैल जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अगर हम अचानक से किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो क्या होगा, हमारी आँख की जो पुतली है वो फैल जाएगी ताकि उसको वो मतलब अंधेरे में भी कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर पाए। तो जो ये पुतली का फैलना या सिकुड़ना है ये कौन नियंत्रित करता है, ये आइरिस नियंत्रित करता है। यानी आँख में कितनी अमाउंट में जो लाइट वेव्स हैं उनको भेजना है वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है आइरिस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू।